हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आप लोगों के लिए भाषा द्वारा अधिगम और भाषा के स्वरूप को लेकर आई हूँ। भाषा योग्यता केवल मनुष्यों में पाई जाती है, पशुओं में यह योग्यता नहीं पाई जाती है। यह विचारों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संभवतः इसीलिए विकासात्मक मनोविज्ञान की विभिन्न विषय वस्तुओं में भाषा विकास सर्वाधिक अन्वेषण विषय क्षेत्र है। भाषा के अभाव में व्यक्ति की स्थिति गूंगों बहरों जैसी हो जाती है। भाषा का विचार से घनिष्ठ संबंध है। बच्चों में यह संज्ञानात्मक मानसिक योग्यता का विकास अपेक्षाकृत विलंबित से प्रारंभ होती है। इसी योग्यता के आधार पर बच्चे लिखना, पढ़ना एवं बोलना आदि व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं। प्रारंभ में भाषा का स्वरूप सरल परंतु आगे चलकर जटिल हो जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हेतु भाषा का विकास आवश्यक है। इससे भाषा का महत्व स्वतः स्पष्ट हो रहा है। यद्यपि यही एक अत्यधिक जटिल अमूर्त योग्यता है, फिर भी प्रत्येक समाज या संस्कृति में बच्चे प्रारंभ से ही भाषा का अर्जन प्रारंभ कर देते हैं, जैसे शब्दों या वाक्यों को सीखना या हाव भाव के माध्यम से वे अपना विचार का भाव व्यक्त करते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, अतः इसके अनेक पक्ष हो सकते हैं। हरलॉक ने लिखा है, भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से है जिसमें संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष जैसे लिखना, बोलना, संकेत, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, मूक अभिनय का एवं कला इत्यादि सम्मिलित हैं। शेफर एवं किम्प के अनुसार भाषा का आशय ऐसे कुछ अर्थहीन व्यक्ति प्रतीकों, ध्वनियों, अक्षरों, हाव भाव से है जिन्हें किन्हीं मान्य नियमों के आधार पर संयुक्त करके असंख्य संदेशों का संप्रेषण कर सकते हैं। स्टार्ट के अनुसार व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निसंदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव का लोगों के बीच संप्रेषण होता है। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि भाषा शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक एवं जटिल भी है। विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाले सभी माध्यम या साधन इसमें सम्मिलित हैं। एक भाषा दूसरी किसी भाषा से अनेक तरह से भिन्न हो सकती है, परंतु भाषा में कुछ निश्चित मापदंड होते हैं और इसी कारण यह उपयोगी तथा उत्पादक मानी जाती है। प्रथम, किसी भी भाषा में शब्दों एवं वाक्यों की संख्या असीमित तथा अनंत होती है। द्वितीय, कोई भी विचार या अवधारणा हर भाषा के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। हाँ, यह हो सकता है कि किसी एक भाषा में उसे व्यक्त करने में कम शब्द प्रयुक्त करने पड़ें और दूसरी भाषा में अधिक शब्द लग सकते हैं। प्रत्येक भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण भाषा में संप्रेषण की क्षमता आती है। रोजर ब्राउन ने मानव भाषा की विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है। इससे भाषा की संरचना पर भी प्रकाश पड़ता है। भाषा के स्वरूप। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो मैंने हरलॉक के अनुसार और शेफर एवं किम्प के अनुसार जो परिभाषाएं बताई है उसको अच्छी तरह से ध्यान में रख कर देखिएगा, क्योंकि ये अगर देके आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। तो चलिए अब हम लोग भाषा के स्वरूप को देखते हैं। पहला, प्रत्येक भाषा में सीमित संख्या में वाणी ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। इन ध्वनिग्राम भी कहते हैं। दूसरा, वाणी ध्वनियाँ अपने आप में अर्थयुक्त होती है, परंतु जब इन्हें परस्पर संयुक्त कर दिया जाता है तो वे अर्थपूर्ण हो जाते हैं। यथा CAT अक्षरों में 3 वाणी ध्वनियाँ निकाली हैं।
परंतु इनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है। यदि इन्हें संयुक्त रूप से उच्चारित किया जाए तो वे अर्थपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कैट। तीसरा, प्रत्येक भाषा में शब्दों का अर्थ मान्यताओं पर आधारित है और यह आवश्यक नहीं है कि शब्द ध्वनि वस्तु के स्वरूप से संबंधित ही हो। चौथा, सभी भाषाओं में शब्दों को क्रमबद्ध रूप से संयुक्त करके वाक्य निर्माण की व्यवस्था होती है। वाक्यों की संख्या प्रारंभ में कम हो सकती है, परंतु आगे चलकर असीमित हो जाती है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।